अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 का पुनरीक्षित बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। बजट वर्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण तो पेश करता है, साथ ही यह सरकार के आर्थिक कार्यावली की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। वर्तमान वित्तीय परिवेश में सरकार की वित्तीय नीतियां एवं प्राथमिकताएं क्या हो, इसके लिए हमने कृषकों, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों एवं युवाओं, औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों, सिविल सोसाइटीज आदि के द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सुझाव एवं विचारों को ध्यान में रखकर एक समावेशी विकास का बजट तैयार किया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस विकासोन्मुख बजट को एक नए नज़रिए से देखने एवं समझने की आवश्यकता है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य के समग्र विकास के लक्ष्य को शामिल करने के लिए आने वाले वर्ष में उठाए जाने वाले दूरगामी कदमों की रूपरेखा एवं ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व वर्ष 2020 में राज्य की आर्थिक स्थिति की एक सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना समीचीन होगा। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट तैयार करते समय किसी ने सोचा नहीं था कि वैश्विक महामारी कोविड-19 वित्तीय वर्ष 2020 को चुनौतियों भरा वर्ष बना देगा। कोविड-19 ने विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व तनाव में डाला था। देश में कोविड-19 की श्रृंखला तोड़ना आवश्यक था, इसलिए गंभीर आर्थिक परिणाम को समझते हुए भी भारत सरकार द्वारा देश में पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। इससे देश के साथ बिहार में भी आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियां रुक सी गई। लेकिन हमारे लिए आम आदमी के स्वास्थ्य एवं जीवन की चिंता अति महत्वपूर्ण थी, इसलिए भारत सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी जान है तो जहान है के सिद्धांत का पालन करते हुए लॉकडाउन का अनुपालन किया तथा कोविड-19 को पराजित करने की पूरी तैयारी की गई। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की श्रृंखला को तोड़ने हेतु लिए गए कठिन निर्णय के साथ राज्य सरकार एवं बिहार की जनता ने अतुलनीय सहयोग किया। राज्य की जागरूक जनता द्वारा कोविड-19 के निमित्त सभी नियमों एवं प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया गया। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के कारण आम आदमी अपने घरों में सीमित हो गए। इससे गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई। तत्काल आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज के संवेदनशील वर्गों तथा निर्धनों में निर्धनतम, वृद्धजनों एवं अन्य राज्यों में काम करने वाले बिहार के श्रमिक भाइयों, महिलाओं एवं बच्चों आदि को सहारा देना आवश्यक था। अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में काम करने वाले राज्य के श्रमिक भाइयों की समस्याओं के कारण बिहार को अति चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। एक तरफ राज्य के लोगों का ख्याल रखना था तो दूसरी ओर अन्य राज्यों में काम करने वाले राज्य के श्रमिक भाइयों की चिंता भी थी। लेकिन हमने चुनौतियों से डटकर मुकाबला किया एवं इनका निदान भी किया। सीमित संसाधनों के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जैसे राज्य के शहरी इलाकों में फंसे निर्धन एवं निराश्रित व्यक्तियों के आश्रय एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हेतु 27 मार्च 2020 से 2 जून 2020 तक सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में आपदा राहत केंद्र का संचालन किया गया। इन केंद्रों में 30 लाख से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन कराया गया। राज्य से बड़ी संख्या में कामगार भाई रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं। लॉकडाउन के कारण अपने घर आने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा कई विशेष रेलगाड़ियां बिहार भेजी गई। बाहर से आने वाले लोगों को अलग ठहराने हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर क्वारंटीन केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें इन्हें 14 दिनों तक ठहराया गया।
इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। 14 दिन के बाद राज्य सरकार द्वारा बसों से इन्हें अपने गृह प्रखंड ले जाया गया। इन केंद्रों पर 14.82 लाख निबंधित अन्य राज्यों में काम करने वाले राज्य के श्रमिक एवं उनके परिवार ठहरे। इसी प्रकार राज्य की सीमाओं पर पहुंचने वाले एवं दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए आपदा राहत केंद्र स्थापित किया गया। क्वारंटीन केंद्रों में औसतन प्रति व्यक्ति 5,300 रुपये खर्च किए गए। कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे गरीब लोगों को डीबीटी के माध्यम से 1.64 करोड़ राशन कार्डधारी के खाते में 1,000 रुपया प्रति कार्डधारी अंतरित किया गया। इस मद में 1,600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। लॉकडाउन के कारण राज्य के बाहर फंसे प्रवासियों के खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का भुगतान किया गया। कुल 20.95 लाख लोगों को डीबीटी के माध्यम से करीब 210 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। बहुत से श्रमिकों को विशेष श्रमिक रेलगाड़ी द्वारा राज्य में लाया गया। राज्य सरकार द्वारा टिकट भाड़ा तथा यात्रा मद में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति न्यूनतम 1,000 रुपया का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 10.71 लाख कामगारों को 121.37 करोड़ रुपये वितरित किए गए। राज्य के वृद्धजनों को कोरोना अवधि में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए राज्य सरकार द्वारा 3 महीने का वृद्धा पेंशन अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया। राज्य में कोरोना संक्रमण के खतरा से निपटने हेतु संक्रमित लोगों की पहचान आवश्यक था। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 जांच अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया। जांच के बाद कोविड पॉजिटिव मरीजों को पृथकवास में रखा गया एवं उनको मुफ्त में दवा भी दी गई। 12 सरकारी लैब में RT-PCR जांच की व्यवस्था की गई। कोविड-19 की रोकथाम हेतु बिहार में आंकड़ों के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1.72 लाख लोगों की जांच की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक जांच करने और जांच रिपोर्ट देने की व्यवस्था की गई है। राज्य के सभी 6 निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में भी RT-PCR जांच की व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि राज्य में कोविड-19 के रिकवरी रेट में क्रमशः सुधार हो रहा है। वर्तमान में बिहार राज्य का रिकवरी रेट 99% से अधिक है। बिहार राज्य में कोविड-19 के मरीजों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम 0.58% है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी, प्रशासनिक तंत्र, बैंक कर्मी, बिजली कर्मी, स्वयंसेवी संगठन आदि की सजगता एवं अथक परिश्रम से राज्य में कोविड-19 का संक्रमण दर और मृत्यु दर काफ़ी कम रहा तथा संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी अधिक रही। इस हेतु मैं आपके माध्यम से सभी कोरोना योद्धाओं को उनके अमूल्य एवं साहसिक योगदान के लिए प्रशंसा करता हूं तथा उन्हें एवं उनके परिवार के प्रति यह सम्मानित सदन हृदय से आभार व्यक्त करता है। अदम्य सेवा भाव के सम्मान के रूप में राज्य सरकार द्वारा राज्य के चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को 1 माह का मूल वेतन उनके वेतन के अतिरिक्त भुगतान किया गया। अध्यक्ष महोदय, विपत्तियों और बाधाओं से हम घबराते नहीं हैं। राज्य के कल्याण के लिए विपरीत परिस्थितियों में हम मिलकर सतत संघर्ष करते हैं, क्योंकि यही जीवन का ध्येय है। इस अवसर पर हम अपने प्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता को याद करना चाहते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड-19 से सफलतापूर्वक संघर्ष करते हुए चुनौतीपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक संकट से हम बाहर निकले हैं।
लॉकडाउन के कारण समस्याग्रस्त आम आदमी, उद्योग एवं व्यापार, किसान, श्रमिक, पशुधन आदि सभी प्रक्षेत्रों को सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा 3 चरणों में करीब 27.10 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई। इस महती आर्थिक मदद से बिहार को भी बहुत लाभ हुआ। कोरोना संकट अभी पूर्णतः टला नहीं है। संकट का स्थायी निदान हेतु हमारे वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ताओं, वैक्सीन निर्माता कंपनियां वैक्सीन बनाने की दिशा में लगातार कार्य करते रहे। उनके प्रयास से कोरोना के समूल निदान हेतु भारत ने 2 वैक्सीन बना लिए एवं विश्व में अपना स्थान स्थापित किया। कोविड वैक्सीन निर्माण में हमारे वैज्ञानिकों एवं कंपनियों ने जो अमूल्य उपलब्धि प्राप्त की है, उससे यह प्रमाणित होता है कि प्रत्येक विपदा नए अवसर की जन्मदात्री होती है एवं इससे भी साबित होता है कि अंधकार के बाद नई आशा और अवसर के साथ सवेरा आता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस महती उपलब्धि के लिए मैं देश के अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, कंपनियों को उनके कठिन परिश्रम एवं लगन के लिए तथा कुशल मार्गदर्शन तथा सतत एवं अथक सहयोग के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राज्य में कोविड-19 का वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसके तहत प्रथम चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े निर्धारित किए गए। विगत 5 वर्षों में कठिन परिश्रम एवं सतत अनुश्रवण के बल पर हमने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियां प्राप्त की है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों को आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला निश्चय आर्थिक हल, युवाओं के बल के अंतर्गत उपलब्धियां। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 1,15,116 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। कुल स्वीकृत ऋण राशि 2.995 करोड़ रुपये है। कुल वितरित ऋण की संख्या 1,09,071 एवं वितरित ऋण राशि 1,495 करोड़ रुपये है। अब तक 1,02,871 बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड निर्गत हुए हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत 5,04,824 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। अब तक कुल 4,79,980 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है तथा 630 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 17,05,398 आवेदनों को प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। अब तक 10,04,147 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 1,12,092 प्रशिक्षणरत है। वर्तमान में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में 1,609 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। अभी तक इस कार्यक्रम पर 702 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। दूसरा निश्चय आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। तीसरा निश्चय हर घर बिजली योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों को विद्युत संपर्क उपलब्ध कराया गया है। चौथा निश्चय हर घर नल का जल के तहत उपलब्धियां। इसके तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 58,167 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 56,143 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 86.36 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा
26,272 गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 25,559 वार्डों में कार्य पूर्ण और गुणवत्ता प्रभावित 30,272 वार्डों में से कार्य प्रारंभ कर 26,583 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इसके तहत कुल 70.10 लाख घरों को आच्छादित किए गए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,370 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 2,101 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इसके तहत 10.26 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। 5वां निश्चय, घर तक पक्की गली नलियां। इसके तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 1,14,469 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 1,14,248 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत 176.61 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,340 वार्डों में कार्य प्रारंभ करके 2,735 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत 6.86 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत सभी 4,643 टोलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस योजना के तहत 3,884.23 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण करते हुए 4,532 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है। छठा निश्चय, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस निश्चय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी 8,386 पंचायत ODF घोषित एवं 123.27 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। सभी 534 प्रखंड 101 अनुमंडल तथा सभी 38 जिला ODF घोषित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 3.82 लाख व्यक्तिगत शौचालय एवं 13,656 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। सभी 3,367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकायों को ODF घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके यहाँ शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। ऐसे प्रत्येक परिवार को एक शौचालय की चाबी दी गई है। 7वां निश्चय, अवसर बढ़े आगे पढ़े के तहत राज्य में निर्धारित लक्ष्य 54 के विरुद्ध 36 अनुमंडलों में ANM संस्थान खोला गया है तथा शेष पर कार्य चल रहा है। 23 चयनित जिले में से 12 में GNM संस्थान स्थापित किया गया है तथा शेष में कार्य चल रहा है। 28 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान खोले जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 12 संस्थान खुल चुके हैं। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जानी है, जिसमें से 3 में स्थापित कर दिया गया है। 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में BSc नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। 3 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य में 14 पॉलिटेक्निक संस्थान, 11 अभियंत्रण महाविद्यालय, 9 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 32 अनुमंडल स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं और अन्य पर कार्रवाई चल रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लंबित सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के बहुमुखी विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक उपलब्धि हमें दूसरे प्रयास के लिए प्रेरित करती है। खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकारों से तू, क्षण में यह अरिदल मिट जाएगा, तेरे पंखों से पीस कर खग उड़ते रहना जीवन भर, उड़ते रहना जीवन भर। विकसित बिहार के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित 7 निश्चय 1 की उपलब्धियां उत्साहवर्धक रही है। हमारी सरकार योजना बनाकर विकसित बिहार के लिए सतत प्रगतिशील रहती है। इसलिए 7 निश्चय 1 के बाद हमने अगले 5 वर्षों के लिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 पर कार्य प्रारंभ कर दिया है।
सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 2020 से 2025 के लिए 7 निश्चय टू योजना अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाई गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7 निश्चय टू 2 योजना के लिए 4,671 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। योजना की प्रारंभिक तैयारी कर ली गई है तथा वर्ष 2021-22 से इन सभी निश्चय योजनाओं पर कार्य प्रारंभ होगा। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता सबके लिए एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। युवक समाज के भविष्य निर्माता होते हैं। युवा ऊर्जा, शक्ति एवं अनुशासन से ही समाज का सार्थक एवं बहुमुखी विकास संभव होता है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों और कालखंडों में युवाओं ने समाज की दिशा बदल दी है। इसलिए युवाओं के शिक्षा, शिक्षुता एवं युवा उद्यमिता विकास पर हमारा विशेष ध्यान है ताकि हमारे युवा बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक तकनीक वाले रोजगार स्वरोजगार से जुड़ सके। 7 निश्चय 1 के तहत बिहार के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को चलाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ साथ युवाओं के लिए और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही बिहार में उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि युवा स्वयं उद्यमी बन सके और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना, बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक तकनीक वाले प्रशिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है। इसके लिए पुराने और नव संस्थापित राजकीय ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं को भी आधुनिक बनाया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण कराया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के प्रत्येक राजकीय ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इनमें राजकीय ITI एवं पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्च स्तरीय और नई तकनीक वाले क्षेत्रों में जिनकी बाजार में ज़्यादा मांग है यथा सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की बाजार में मांग रहेगी तथा इन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, मार्गदर्शन, नई स्किल में प्रशिक्षण। ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों से शिक्षा नहीं प्राप्त करने वाले युवक भी काफ़ी हुनरमंद होते हैं। उनके स्किल को व्यवस्थित दिशा में संवारने हेतु उचित मार्गदर्शन एवं लघु प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए वैसे युवा जो ITI एवं पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। यहाँ पर लोकप्रिय उपयोगी स्किल्स एवं यथा एप्रल मेकिंग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, सोलर पैनल मैकेनिक, ब्यूटी एवं वेलनेस ट्रेनिंग, बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में अल्प अवधि का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनकी बाजार में मांग रहती है। हर प्रमंडल में टूल रूम, हमारे युवाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की पहुंच उच्च तकनीक वाले आधुनिक यंत्रों एवं टूल्स तक नहीं होती है। इसलिए जिज्ञासा एवं क्षमता रहने के बावजूद भी उनका हुनर विकसित नहीं हो पाता है। आवश्यकता है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे आधुनिक मशीन और टूल्स के माध्यम से उन्हें उनके घर के पास प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
इसलिए प्रत्येक प्रमंडल में टूल्स रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। टूल्स रूम में कई क्षेत्रों में नवीन एवं अत्याधुनिक मशीनें एक स्थान पर उपलब्ध रहेगी। इनमें ITI एवं पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं एवं 12वीं पास युवकों के लिए भी इनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इनसे प्रशिक्षण पाने के पश्चात युवाओं को उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में रोजगार मिलने में सहूलियत होगी। सात निश्चय 2 के लिए श्रम संसाधन विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि 550 करोड़ रुपए से इन अति महत्वपूर्ण योजनाओं पर व्यय किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग ITI पॉलिटेक्निक सहित वर्तमान में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जाता है। इससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना कठिन होता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को समाहित किया जाएगा। उद्यमिता को बच्चों के कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे कि राज्य में उद्यमिता संस्कृति का और विकास हो सके। युवाओं को अपना व्यवसाय अथवा उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे स्वयं उद्यमी बने तथा साथ में दूसरों को भी रोजगार दे सकें। केंद्र सरकार की योजना के तहत तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ राजगीर के खेल परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन हेतु स्थापित किए जाने वाले अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के बजट में 110 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता विकास हेतु अनुदान प्रोत्साहन। बैठ जाइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, पूंजी के अभाव में स्किल्ड एवं समर्थ युवा भी नया उद्यम स्थापित नहीं कर पाते हैं, जबकि आज रोजगार पाने वालों से रोजगार देने वाले युवकों को आगे लाने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें आर्थिक अनुदान और कम ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसलिए युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि उनको अपना उद्यम व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाएगा। वर्ष 2020-25 में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। आप अभी सुने। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रुपए के व्यय का उपबंध किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सशक्त महिला सक्षम महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना हमारी सरकार द्वारा रोजगार में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अपने स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु
सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज रहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी, जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए का व्यय का उपबंध किया गया है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। हमारी सरकार द्वारा लड़कियों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल एवं पोशाक दिया गया है। अब लड़कियां हाई स्कूल की शिक्षा के लिए घर से दूर स्थित उच्च विद्यालयों में भी पढ़ने जा रही है। हाई स्कूल के बाद आप सुने, बैठ जाएं, शिक्षा सुने के माननीय प्रति मंत्री जी महिलाओं को। में जागरूकता अभी पूरी बात सुने, एवं अभिरुचि पैदा करने हेतु अवसर मिलेगा आपको। उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया तथा धैर्य से सुनिएगा, धैर्य से, तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाकी आप बोलते रहिए। अब आगे सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए, धैर्य रखिए। महिलाओं के नाम पर थोड़ा धैर्य रखिए। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी। माननीय वित्त मंत्री जी, आसन की ओर देखकर बोले आप। मैं आसन के द्वारा ही इस बात को रखना चाह रहा हूं महोदय। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है, लेकिन अभी भी कार्यालयों में समानुपातिक अनुपात में महिलाओं की संख्या कम है। इसलिए क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी। कृषि प्रधान राज्य में कृषि उत्पाद में वृद्धि एवं किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण साधन है। हमने विगत वर्षों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है, जिससे राज्य के बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई की सुविधा किसानों को प्राप्त हो रही। अब आवश्यकता है कि प्रत्येक खेत में किसी न किसी एक माध्यम से सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिक सर्वेक्षण का काम कर लिया गया है। अभी जानने का समय नहीं है, बैठिए, अभी सुनने का है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग के बजट में इस कार्य हेतु 50 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के बजट में 300 करोड़ रुपए, लघु जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए तथा जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए, कुल 550 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट। हमारी सरकार की सोच है कि गांव की गलियां एवं सड़कें शहरों की तरह जगमग करती रहे। इसलिए सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना 7 निश्चय 2 में प्रारंभ की गई है। लगाए गए सोलर स्ट्रीट लाइट के नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। इन कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं
की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए पंचायती राज विभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांव में प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के कारण सफाई के प्रति लोगों में उत्साह और सकारात्मक सोच उत्पन्न हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरों से विभिन्न प्रकार के ठोस और तरल अपशिष्ट निकलते हैं, जिनसे गांव में गंदगी फैलती है। ग्रामीण स्तर पर इससे एक तरफ जहां बीमारी का खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नालों एवं गलियों की सफाई कराई जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जाएगा तथा उनका उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। नालों के अंत में निकले हुए गंदे जल का उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। मल जल तथा सफाई का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संचालित लोहिया स्वच्छता योजना 2 के अंतर्गत किया जाएगा। इस हेतु विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 50 करोड़ रुपए का बजट उपबंध किया गया है। पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण, विगत कई वर्षों में सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और इसके तहत परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। मरम्मती और रखरखाव के अभाव में ये संपत्तियां शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत 7 निश्चय 1 के तहत पूर्व से निर्मित योजनाओं यथा हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नलियां एवं हर घर शौचालय आदि की योजनाओं का पूरा रखरखाव किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, गांव की समृद्धि का आधार कृषि एवं पशुधन है। दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय गांव में रोजगार के साधन होते हैं, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है। इसके लिए हमें ग्रामीणों को नई तकनीक से उक्त व्यवसाय करने में सहायता देनी होगी। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के अस्थिर चौड़ क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा। साथ ही अन्य क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रसार किया जाएगा तथा मछली पालन के पूरे उत्पादन श्रृंखला पर काम किया जाएगा। मछली उत्पादन को इतना बढ़ाया जाएगा कि बिहार की मछली अन्य राज्यों में जाएगी। इससे राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों को की आय बढ़ेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पशुपालन विभाग के बजट में 7 निश्चय 2 योजना के लिए उपबंधित राशि 500 करोड़ रुपए इन योजनाओं पर व्यय किया जाएगा। स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, घनी आबादी के कारण शहरी घरों से ठोस और तरल अपशिष्ट बड़ी मात्रा में निकलते हैं, जिनसे बीमारी और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। इसलिए बिहार के सभी शहरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था उपयुक्त तकनीक के माध्यम से की जाएगी। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, शहरी क्षेत्र में बिना भूमि और घर वाले बेसहारा लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन योजना के अंतर्गत शहर में रह रहे बेघर भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवासन उपलब्ध किया जाएगा। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण। अध्यक्ष महोदय, मृत्यु के बाद शवदाह संस्कार हमारे समाज की एक महती परंपरा रही है। पार्थिव शरीर को समाज के लोग अपने कंधों पर लेकर पवित्र नदियों के किनारे दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, लेकिन घाटों पर नागरिक सुविधाओं के अभाव में सभी को कष्ट होता है। पार्थिव शरीर को आग से जलाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है
तथा वृक्षों की कटाई में भी वृद्धि होती है। इसलिए हमारी सरकार का निर्णय है कि सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सौदा गृहों सहित मोक्ष धाम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों को वहां पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएं मिल सकें। सभी शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिससे कि जल जमाव की कोई समस्या न हो। इन योजनाओं के लिए नगर विकास विभाग के बजट में 450 करोड़ रुपए का बजट उपबंध किया गया है। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल। महोदय, समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही, इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वर्ग हमारे सम्मानित वृद्धजन होते हैं। शहरी क्षेत्र के वृद्धजनों को अकेलापन का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को ठीक करने हेतु सरकार की तरफ से वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण करने की योजना है। इसके अंतर्गत वृद्धजनों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा तथा इसके लिए बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु समाज कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 90 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है। सुलभ संपर्कता। ग्रामीण पथों की संपर्कता। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे बसावट और गांव हैं जिनका संपर्क प्रखंड स्तरीय कार्यालयों, अस्पतालों, राज्य उच्च पथों तथा राष्ट्रीय उच्च पथों से नहीं है। ऐसे ग्रामीणों को बरसात के मौसम में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे गांवों को प्रखंड स्तरीय कार्यालयों और उच्च पथों से जोड़ने के लिए गांव में संपर्क सड़क बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सुलभ संपर्कता योजना के अंतर्गत आसपास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों, प्रखंड, थाना और मंडल अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 250 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण। राज्य के प्रत्येक शहर में जनसंख्या वृद्धि एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण भयानक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। शहर के बाहर से बाईपास नहीं होने या कई स्थानों पर पुल, फ्लाईओवर नहीं रहने के कारण बड़े बड़े वाहन मुख्य शहर से होकर गुजरते हैं, जिससे जाम की समस्या विकराल हो जाती है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पथ निर्माण विभाग द्वारा 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं। ग्रामीण समाज में पशुधन एवं मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी में दोनों का कल्याण है। लेकिन पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारी पाई जाती है। आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर आधारभूत संरचनाओं को व्यवस्थित करके पशुओं के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। इस योजना के तहत कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसे सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोकल कॉल सेंटर में फोन कर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकेगा। टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल से जुड़े रहेंगे, जिनसे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा और आवश्यकता अनुसार मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लोगों के घरों में पहुंचकर पशु चिकित्सा एवं अन्य सेवाएं दी जाएगी। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क रहेगी। गोवध संरक्षण एवं संवर्धन हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है।
और संविधान का नीति निर्देशक तत्व भी यही कहता है, देसी गाय का दूध अधिक पौष्टिक एवं शुद्ध होता है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि देसी गाय और गाय के बच्चों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। इसलिए देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बजट में इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सदा से राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। राज्य सरकार द्वारा विगत कई वर्षों में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया है। हमें महामारी से निपटने हेतु तो विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को मिशन मोड में तैयार रखना होगा। इसमें बीमारी की जांच एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी तथा इन्हें टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा और लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कर दिए हैं। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा मोतियाबिंद आदि बीमारियों हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी एवं गंभीर बीमारी के मामलों को रेफर किया जाएगा। इसके साथ ही पैथोलॉजिकल जांच हेतु सैंपल एकत्र कर उनकी जांच की भी व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके लिए नई योजना बाल हृदय योजना लागू कर दी गई है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 300 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त 7 निश्चय 2 में निम्नलिखित कार्यक्रम को भी लागू किया जाएगा। विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन खरीद की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटाबेस संधारित किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा बिहार के विकास एवं लोगों के कल्याण हेतु पूर्व से संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आकार के संदर्भ में संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूं। बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपए है, जिसमें स्कीम मद का कुल बजट आकार 1,518 करोड़ 86 लाख करोड़ रुपए है तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट आकार 1,17,783 करोड़ 84 लाख रुपए है। महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व व्यय 1,77,071 करोड़ 39 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय का 81.11% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल पूंजीगत व्यय 41,231 करोड़ 31 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय का 18.89% है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऋण अदायगियां
मद में 9,094 करोड़ 43,25,000 रुपये की राशि व्यय की जाएगी। महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां 2,18,502 करोड़ 70 लाख रुपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 1,86,267 करोड़ 29 लाख रुपये अनुमानित है एवं पूंजीगत प्राप्तियां 32,235 करोड़ 41 लाख रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व प्राप्तियां अंतर्गत केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा मद में 91,180 करोड़ 60 लाख रुपये तथा राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 35,050 करोड़ रुपये एवं गैर कर राजस्व के रूप में 5,505 करोड़ 47 लाख रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। केंद्र सरकार से सहायता अनुमान मद में 54,531 करोड़ 21 लाख रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। महोदय, पूंजीगत प्राप्तियां अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋण उगाही मद में 31,805 करोड़ 21 लाख रुपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट राजस्व सरप्लस बजट है जो 9,195 करोड़ 90 लाख रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22,510 करोड़ 78 लाख रुपये का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011-12 पर 7,57,026 करोड़ रुपये का 2.97% है, जो निर्धारित 3% की अधिसीमा के अंतर्गत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैंने सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के लिए विभागवार कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं विस्तृत विवरणी सदन के पटल पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता एवं धैर्य का परिचय देते हुए सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी तमाम सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं वर्ष 2021-22 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह बजट राज्य के विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। अध्यक्ष महोदय, उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है। मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमां से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अब सुन लीजिए, लास्ट थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार की जनता।